चैप्टर 25 दूसरा दर्शन। डिक नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति था, उसके बाद कैटफा था। वो लगभग एक बड़ी मछली की कांटेदार पीठ पर पैर रख चुका था, एक ऐसी मछली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक पूर्ण विकसित मनुष्य से भी बड़ी और झाड़ियों और पेड़ों के बीच उलझी हुई। बर्बादी दयनीय थी। बड़े बड़े डोंगी घर गायब हो गए थे, उनके छप्पर और छत के खंभे लैगून के पानी में तैर रहे थे। गांव के घर और उनका सारा साधारण सा फर्नीचर, चटाई और कटोरे और अलमारियां, चाकू, औजार और आभूषण सब गायब हो गए थे। छोटे जहाज और वे सभी चीजें जो डिक और काटाफा पाम ट्री से लाए थे, वे सब गायब हो गए। नान, मुस्कुराहट और पोस्ट वगैरह भी गायब हो गए। उता माटू का घर, जो अपनी दीवारों के बेत और छत के छप्पर के बावजूद वास्तव में एक सार्वजनिक इमारत थी। डोंगी घर जो नौसेना का याद थे। 3 बड़ी लहरों ने कैरोलिन के अतीत के सभी दृश्यमान चिन्हों को बहा दिया था, लेकिन लोगों ने शोक नहीं मनाया। वे जीवित थे और पेड़ बच गए थे, और लैगून में मलबे को इकट्ठा करके नए घरों में फिर से बनाया जा सकता था। सूर्यास्त से पहले अभी 3 घंटे बाकी थे और एयोमा के नेतृत्व में बचाव अभियान शुरू हुआ। मूंगे की दरारों से चाकू बरामद किए गए और लैगून के पास के पानी से पेड़ों के तने, बेत और रिजापोल के चारों ओर लिपटे हुए चटाई। बरसात का मौसम दूर था और उस उमस भरे मौसम में छत के बिना रहना कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। 1 सप्ताह या उससे अधिक समय में घरों को फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। एकमात्र गंभीर नुकसान पराका पैच में था, जो पूरी तरह से बह गया। लेकिन दक्षिणी समुद्र तट पर पराका उग रहा था, जिसे लहरों ने प्रभावित नहीं किया था, और वहां बड़ी मछलियां थीं जिन्हें समुद्र ने उपहार के रूप में दिया था। उनमें से किसी ने भी यह नहीं पूछा कि यह घटना क्यों घटी, या केवल डिक ने एयोमा के बारे में और एयोमा ने अपनी आत्मा के बारे में पूछा। मुझे नहीं पता, एयोमा ने कहा। जब मैं वहां खड़ी थी, तब मेरे मन में यह बात थी कि समुद्र ने बोलना बंद नहीं किया है। फिर मैंने दूर की लहरों को देखा और लोगों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए बुलाया। छोटे जहाज़ों का कोई निशान नहीं मिल पाया। वे हमेशा के लिए किसी बंदरगाह पर चले गए थे, जिसे याद नहीं किया जा सकता। डिक, जिसके लिए ये चीज़ें उसके अस्तित्व का हिस्सा थीं, उसके जीवन से जुड़ी थीं, एयोमा से चला गया और शाम ढलने तक अकेले बैठा रहा। गर्मी के कारण लैगून में नहीं बह रही नमी सूख गई थी और जहां कभी उतामातो का घर हुआ करता था, उसके पास सोने के लिए चटाई बिछा दी गई थी, लेकिन डिक को नींद नहीं आ रही थी। न केवल छोटे जहाज चले गए, बल्कि वह सब कुछ भी जो वह और कटफा पाम ट्री से लाए थे, वह भी चला गया। लेकिन जहाज़ों का खो जाना ही दुखदायी था। वे उसकी सबसे पुरानी यादें थीं, वे उसके खिलौने थे। वे कभी भी उसके खिलौने नहीं रहे। वह जो इतनी अच्छी तरह से मार सकता था और इतनी बहादुरी से लड़ सकता था, वह कभी भी उनसे ऊब नहीं पाया। खिलौने कभी कभी खेल में इस्तेमाल किए जाते थे, कभी कभी भूल जाते थे, लेकिन हमेशा फिर से याद आते थे। फिर वे उससे भी बढ़कर थे। कौन बता सकता है कि कितना अधिक, क्योंकि कौन अवचेतन मन में देख सकता है या बता सकता है कि डिक के दिमाग में छिपे कौन से धुंधले भूत इन चीजों से जुड़े थे। निश्चित रूप से किर्नी, लेस्ट्रेंज और रारोटोंगा के लोग, शायद पाम ट्री और उस जादुई द्वीप पर उसका जीवन। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे भाग्य ने उसके खिलौने छीनकर उसके अतीत और सभ्यता के आखिरी अवशेष से जुड़ी डोरी काट दी हो। भाग्य के हाथ ने अपना काम कितनी पूरी तरह से किया था, यह उसे अभी पता नहीं था। तारे क्षण भर के लिए संध्या के अंधेरे में दिखाई दिए और फिर रात की दुनिया में चमक उठे। ले मुआन, जिसने चटाई लेने से मना कर दिया था, कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह पेड़ की छाया में चली गई थी, जहां वह पेड़ की टहनी पर अपनी पीठ टिकाए बैठी थी। वह बिना देखे चट्टान और डिक की आकृति देख सकती थी। चटाई पर कटफा की आकृति जहां वह डिक का इंतजार करने के लिए लेटी थी। तारों की रोशनी में झाग उठ रहा था और झाग के पीछे समुद्री तारे दिखाई दे रहे थे। कैसी के फूलों ने जो कहा था वह अभी भी ले मुआन के दिमाग में घूम रहा था। उस मन में जो इतना सरल, इतना सूक्ष्म, इतना अनिश्चित, इतना बेतहाशा मजबूत था, पिछली रात से ही एक ऊर्जा, शांत, धैर्यवान, अपने आप में आश्वस्त विकसित हो गई थी। एक शक्ति इतनी बड़ी और निश्चित कि कटफा के बारे में सोचने से भी ईर्ष्या नहीं जगती थी। एक जुनून जो तर्क नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी कह सकता था,
वो मेरा है, मेरे अलावा सभी चीजें कुछ भी नहीं है, मुझे केवल समय चाहिए। कैटफा ने अपनी काल्पनिक दुनिया को नष्ट कर दिया था, केवल खंडहरों से इस विशालकाय प्राणी का निर्माण करने के लिए, जिसके हृदय में दृढ़ संकल्प था। पेड़ों के बीच अपनी कोहनी पर आराम करते हुए कनुआ ले मुआन को देख सकता था। वह बैठी थी, उसका सिर तारों की रोशनी में दिख रहा था। कनुआ का मन उस लड़की के मन से एक अजीब विरोधाभास की तरह था। उसके मन में कोई भरोसा नहीं था, कोई शांति नहीं थी। हालांकि उसने ले मुआन को बचा लिया था, लेकिन उसका दिल उसे बता रहा था कि उसका दिल उससे दूर था। उसकी नज़रें उस पर नहीं थीं और हालांकि वह उससे दूर नहीं भागती थी, वो एक पेड़ या चट्टान हो सकता था, इसलिए उसकी उपस्थिति उसे बहुत कम प्रभावित करती थी। और फिर भी, अगर वो उसे एक बार देख लेती, उसे अपनी उंगली उठाकर पहचान लेती, तो उसकी सारी कमजोरी ताकत में बदल जाती, उसकी आग में जलने की चाहत। चांद के ऊपर चढ़ते ही ले मुआन का सिर नजरों से ओझल हो गया। वह लेट गई थी और प्रेम में पागल उस आदमी ने करवट बदलकर आंखें बंद कर लीं। दिक उठकर सीधा हुआ और अपनी बाहें फैलाकर उस ओर मुड़ा, जहां कटवा उसका इंतजार कर रही थी। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ा और फिर खड़ा हो गया। उसकी आंखें उत्तरी समुद्र के पार टिकी थीं। पूर्व से पश्चिम तक आकाश को चीरता हुआ, चांद की रोशनी में चमकता हुआ एक बादल, एक लंबा धागे जैसा बादल बिछा हुआ था। नहीं, यह बादल नहीं था, ये बहुत नीचे था। यह अलग था, ये फूलता और सिकुड़ता, ऊपर उठता और डूबता। उसने काटाफा को बुलाया और उसकी आवाज ने कनुआ को जगा दिया, जिसकी आवाज ने पोनी को मैमी एप्पल से बाहर निकाल दिया। 1 मिनट में गांव जाग गया और इस नए चमत्कार को देखने लगा। आश्चर्यचकित था, संदेह कर रहा था। महिलाएं एक दूसरे को पुकार रही थीं, जब तक कि एक आदमी की आवाज नहीं गूंजी। गर्ल्स! महिलाओं में राहत की फुसफुसाहट फैल गई। गूल, सिर्फ गूल। हजारों गूल एक कतार में उड़ रहे थे और फिर बड़बड़ाहट बंद हो गई और बंद हो गई। गर्ल्स को कौन चला रहा था? उत्तर दिशा से तूफान आ रहा है। नहीं, उत्तर दिशा का आकाश नीला था और जो लोग मौसम की गंध और अनुभूति महसूस कर सकते थे, उन्हें तूफान का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। देखो! कनुआ चिल्लाया। संरचना बदल गई थी। पूर्व से एक बड़े वक्र में घूमती हुई महान चांदनी रेखा पल पल छोटी होती जा रही थी। अब तक सिकुड़ गई थी, केवल आने वालों का अगला भाग दिखाई दे रहा था, जो रात के आकाश में एक लक्ष्य की ओर भाले की तरह कैरोलिन की ओर बढ़ रहे थे। अब उनकी ध्वनि सुनी जा सकती थी, एक स्थिर फटकने की ध्वनि, 10,000 पंखों की धड़कन जैसी, जबकि पूरे चट्टान पर हवा की दिशा से लेकर हवा की विपरीत दिशा तक कैरोलिन के गल्स की चीखें आ रही थीं। बर्गोमास्टर्स और स्कुआ, फ्रिगेट पक्षी और महान दक्षिणी गैनेट, हंसते हुए गल्स और ब्रांड के कॉमोरेंट की चीखें, सभी नए लोगों के लिए एक चुनौती की तरह उठ रही थीं, जिनकी ओर से पंखों की लगातार फड़फड़ाहट के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। कैरोलिन के गल्स जानते थे, वह जानते थे जिसके बारे में मनुष्य अनभिज्ञ थे, जानते थे कि समुद्र रेखा के पार समुद्री पक्षियों का कोई बढ़िया घर लहरों के नीचे गायब हो गया था, जैसे कि किंगमैन द्वीप और लिंसे द्वीप अतीत में गायब हो गए हैं, जैसे कि आने वाले सालों में कई प्रशांत द्वीप गायब हो जाएंगे। जानते थे कि यह आक्रमण की सेना थी, घर और मछली पकड़ने के अधिकार के लिए लड़ाई थी। जानते थे कि कैरोलिन का पानी और प्रजनन स्थल उनके और अजनबियों के लिए अपर्याप्त थे। जानते थे कि वो क्षण जिसका सभी देशों और सभी जंगली झुंडों और झुंडों को सामना करना चाहिए, आ गया था, और फिर मानो एक ही दिमाग से प्रेरित होकर एक विशाल वलय के आकार के बादल में उठे और दक्षिण की ओर बह गए। चंद्रमा के नीचे दक्षिण की ओर बहते हुए, जबकि आक्रमणकारियों का अग्रिम दल अब चट्टान के ऊपर से होकर पश्चिम की ओर मुड़ गया, उसके पीछे पूरी पंक्ति चल रही थी, जो पहले तो समतल उड़ान लगती थी, फिर एक सर्पिल नेबुला की तरह एक भव्य वक्र में ऊपर उठते हुए और मुड़ते हुए यह आवाज में फूट पड़ा, एक चुनौती जिसका उत्तर दक्षिण से दिया गया था। देखो! एयोमा चिल्लाया। कैरोलिन पक्षी वापस लौट रहे थे, धुएं के गुबार की तरह बहते हुए। ऐसा लग रहा था मानो हवा उन्हें आलस से आसमान में उड़ा रही हो, ऐसा लग रहा था मानो हवा उन्हें और आक्रमणकारियों को ढाल रही हो, जब तक कि वे 2 बड़े भंवर के रूप में लैगून के ऊपर लटके नहीं। एक पल और फिर युद्ध में टकराते हुए वे टूट गए,
फिर से बने और फिर से टूट गए। चांद के नीचे मृत और घायल गर्ल्स पर बर्फबारी हुई। उनकी चीखों के तूफान ने रात को चट्टान से चट्टान तक भर दिया। कभी वे चांद के सामने अंधेरे हो जाते, कभी उड़ते हुए धुएं की तरह दूर हो जाते। कभी कभी लड़ाई दक्षिणी तट की ओर बढ़ जाती थी और फिर उत्तरी तट की ओर सरकती हुई वापस लौट आती थी। वास्तव में लड़ाई ही बह रही थी, पक्षी नहीं। जिस प्रकार एक झुंड एक पक्षी की तरह उड़ता है, एक सामान्य मन के प्रभुत्व के तहत इधर उधर जाता है, उसी प्रकार ये दो बड़े झुंड लड़े, प्रत्येक एक समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में। जब तक कि अचानक और जैसे तुरही की आवाज पर लड़ाई बंद हो गई, तूफान थम गया, बादल छंट गए। एक अभी भी चट्टान के ऊपर चक्कर लगा रहा था, दूसरा चंद्रमा के नीचे दक्षिण पूर्व की ओर बह गया। दक्षिण पूर्व की ओर किसी और संभावित घर की तलाश में, लहरों में मरने के लिए, समूहों में बंटकर पोमोटुआन अटॉल में शरण लेने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता था या कैरोलिन के पक्षी विजेता थे या उत्तर से आए अजनबी। भटकने वाले हमेशा के लिए खो गए क्योंकि उनका घर लहरों के नीचे डूब गया।